बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 27 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोल्यूशन को। पोल्यूशन आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली जब हम इस वर्ड का मतलब हम लोकली बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो हम कहते हैं गंदगी। यस बिल्कुल, पोल्यूशन बेसिकली गंदगी है। हम कहते हैं एनी अनवांटेड मटेरियल जो क्या करे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको इम्प्योर कर दे और हार्मफुल हो किसके लिए, ह्यूमन के लिए या इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो हमारा जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं उसके अंदर हमारे काम की चीजें हैं, अगर वो ही इम्प्योर हो जाएंगी, वो ही खराब हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा। तो इसको अब हम क्या कह रहे हैं, ये पोल्यूशन कहते हैं। सो वी कैन से रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंस और एनर्जी। एनर्जी भी हो सकती है, सब्सटेंस भी हो सकता है। एनर्जी किस केस में, रेडिएशंस के केस में, ठीक है। तो ये क्या करती है, दैट इम्प्योर्स, जो क्या करे एक इन्वायरमेंट को इम्प्योर कर दे और जो लीड करे किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वो क्या हो, हार्मफुल हो, दैट इज कॉल्ड, आपके पास वो कहलाता है पोल्यूशन कहलाता है। तो पोल्यूटेंट क्या होगा, हम कहते हैं एनी अनवांटेड मटेरियल, एनी अनवांटेड मटेरियल, कोई भी मटेरियल है जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है और ह्यूमंस के लिए वो हार्मफुल है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो हार्मफुल है, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, लाइफ के लिए वो जो है वो हार्मफुल है, वो क्या कहलाएगा, पोल्यूटेंट कहलाएगा। और पोल्यूटेंट्स ही बेसिकली क्या काज करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोल्यूशन काज कौन कर रहा है, पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, पोल्यूशन का जिम्मेदार इस पूरी जितनी भी नेचर के अंदर जितनी भी स्पीशीज है, सबसे ज्यादा इंसान है। क्यों, इंसान अपनी लग्जोरियस लाइफ के लिए पोल्यूशन काज करता है और ये पोल्यूशन इन्वायरमेंट के ऊपर इतना एक नेगेटिव इंपैक्ट रखती है। और फिर मजे की बात है कि इंसान नेचर को डिस्टर्ब करता है, नेचर फिर इंसान को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। फिर बीमारियों की शक्ल में डिफरेंट पेंडेमिक्स की डिजीजेज जो आती हैं आपके पास, एपिडेमिक्स आती हैं, जो जितने भी ये तमाम तर हैं जो सेहत के प्रॉब्लम आते हैं, उसके पीछे रोल किसका होता है, खुद इंसान का होता है। फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। दैट्स वाई हम उसको क्या बोल रहे हैं, पोल्यूशन। और जो पोल्यूशन काज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये पोल्यूटेंट्स इंसान ही इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको एग्जॉस्ट करने के ये रिलीज करते हैं, इंसान ही रिलीज करते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा जी, टाइप्स अगर बात की जाए तो हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, जैसे आप शुरू की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, वाटर पोल्यूशन और एक्वेटिक पोल्यूशन इसको बोलते हैं, सॉइल और लैंड पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं नॉइज की पोल्यूशन से कर देता हूं, हम म्यूजिक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि म्यूजिक भी पोल्यूशन हो सकती है, म्यूजिक से भी, तो आप लोग ना हैरान हो रहे होंगे, नहीं सर म्यूजिक तो हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, दिल को लुभाता है। लेकिन अगर यही म्यूजिक आप रात के 2 बजे सो, आपको सख्त नींद आई हुई और किसी और बंदे ने बड़े जोर और शोर के साथ, बेस के साथ फुल जो है वो म्यूजिक लगाया होगा, तो अब ये आपके लिए वो सूदिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पोल्यूशन का रोल प्ले करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉइज पोल्यूशन। या सड़कों के ऊपर आप देखते हैं ट्रैफिक की रश की वजह से बहुत ज्यादा, मिलों के अंदर वो नॉइज पोल्यूशन। टीचर जब क्लास के अंदर टीच कर रहा होता है, अगर छोटे बच्चों को कर रहा है तो उन्होंने बहुत ज्यादा शोर डाला हुआ, तो वो भी नॉइज पोल्यूशन है, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट रखता है, बंदा थका थका सा रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर मेनली हम आज एयर पोल्यूशन और उसके हम अंदर इंपैक्ट में ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एज वेल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ना, ये हमारी जमीन के गिर्द हवा का क्या है, एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसको हमने, इसके अंदर बेसिकली हम रह रहे हैं और हम सांस लेते हैं। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं, बाकी जो गैसेज हम वो एयर से ले रहे हैं। बट हम इस एयर को डे बाय डे पोल्यूट कर रहे हैं। आजकल ये जो आप स्मोक सुनते हैं, बेसिकली फॉग, वाटर वेपर्स अलोंग विद स्मोक, ये क्या बना रहा है, स्मोक बना रहा है, और इसके पीछे इंसान का ही मेन रोल है। तो एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन जो हो रही है हवा के अंदर, उसको हम एयर पोल्यूशन बोल रहे हैं। और अनवांटेड मटेरियल हम कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कर रहे हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोसोल्स कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज हमने लगाई हैं, वहां से रिलीज हो रहा है।
जो पेट्रोल गाड़ियों के अंदर से निकलता है उसके अंदर लेड वगैरह और सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपको पता है ये डिफरेंट मिल्स के अंदर जो है, एरोसोल्स जो ये हम फ्रेशनर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। पेस्टिसाइड्स, हम पेस्ट को किल करने के लिए अपने फायदे के लिए हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती हैं, आप रेफ्रिजरेटर, एसी और कुछ गाड़ियों के अंदर से ये निकल रहे होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है ना, ये हम मेडिसिनल्स या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इनको यूज करते हैं, तो इनका भी रोल होता है, बट इनका इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो क्या करते जा रहे हैं, हम एयर को क्या करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज हद से तजावत करती है तो वो पोल्यूशन की तरफ आ जाती है। अब नॉर्मली हम इंसुलिन या इंसुलिन की अगर बात करें, हम इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है, तो अगर हम थोड़ी सी इंसुलिन बॉडी के अंदर ज्यादा कर देंगे तो वो उसकी पोल्यूशन हो जाएगी, उसकी वजह से डेथ काज हो सकती है, उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम नॉर्मली ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडी के अंदर पोल्यूशन काज कर देगी, डेथ काज कर देगी। तो इसका मतलब हर चीज एक लेवल के अंदर चाहिए होती है, जैसे उससे बढ़ेगी वो पोल्यूशन के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका इंपैक्ट फिर क्या है जी, एयर पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद एसिड रेन। पहले दो पॉइंट्स इसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज ओजोन? ओजोन बेसिकली क्या है, जमीन से ऊपर ऐसे एक अल्लाह ने लेयर बना के रखी है जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की है, थिक लेयर है, जो क्या करती है, सनलाइट, ये सनलाइट है, इससे आपको पता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती हैं, उनको फिल्टर करके ये जमीन तक आने देती है, जिससे क्या होता है कि ये रेज फिल्टर होकर आती है और फिर इंसान यूवी रेडिएशन से बच जाता है, यूवी पोल्यूशन से बच जाता है। क्योंकि अगर ये रेज डायरेक्ट जमीन पर आएंगी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी जमीन के ऊपर। ओजोन एक फिल्टर का काम कर रही है। ओजोन क्या कर रही है, फिल्टर का काम कर रही है। जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, जो सनलाइट आ रही है, उसको डायरेक्ट हम तक पहुंचने नहीं देती, उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करके जो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको क्या कर रही है, पीछे रख रही है, बाकी चीजों को अंदर आने दे रही है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ओजोन है क्या, O3 बेसिकली एक ब्लूइश कलर की गैस है जो कि एक्सप्लोजिव और पॉइजनस है। अगर आप इसको डायरेक्ट इनहेल करते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। बट देख लें कि ये कितना अहम रोल प्ले कर रही है। आज अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है, ओजोन डे बाय डे खत्म क्यों हो रही है, उसके रीजन हम खुद हैं। क्योंकि हम हवा के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि हमने एसी चलाना है, हमने पानी ठंडा करना है तो रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करना है, उसके अंदर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हवा में मौजूद यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करती हैं तो ये क्लोरीन के रेडिकल्स बनाती हैं, फ्लोरीन के रेडिकल्स बनाती हैं। मजे की बात यह कि ये जो सिंगल क्लोरीन, एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, ये 1 मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट ओजोन के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी, लाइक ये O3 है ना, ये इस तरह से O2 में और ये O रेडिकल के अंदर जो तब्दील हो जाता है। बट मजे की बात ये है कि ये खुद ब खुद क्या होता है, रिपेयरेबल होता है। ओजोन की फॉर्मेशन बड़ी रैपिडली होती है, जहां पर ये 1 मॉलिक्यूल में भी ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसकी जो दोबारा से रिकवरी है वो भी तेज है। लेकिन चूंकि ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसकी रिकवरी उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी तेजी से ये डिस्ट्रॉय हो रही है, और डे बाय डे ये थिन होती जा रही है। अब जब ये थिन होती जा रही है तो फिर क्या हो रहा है कि वो जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो भी कम हो रहा है। अब कहा जाता है कि अंटार्कटिक ओशन जो है, या अंटार्कटिक रीजन जो है, उसके ऊपर ओजोन के अंदर एक होल जो है वो क्रिएट हो गया, वहां से ओजोन की लेयर डिप्लीट हो गई है, कम हो गई है। अच्छा, अब उससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो रेडिएशंस हैं सूरज की वो जमीन पर आ रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब यूवी रेडिएशन डायरेक्ट आएंगी तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो जमीन का बढ़ेगा। यूवी रेडिएशन से आएंगी तो उससे फिर कैटरैक्ट्स यानी कि आंखों का मोतिया वगैरह, या जो स्किन कैंसर है वो उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। इसी तरह से प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं डायरेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उनके अंदर म्यूटेशंस आएंगी, फिर वो भी उस तरह से आगे अपने आप को फल फला नहीं सकेंगी। फिर उसी वजह से हमारे पास आता है कि जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो जाएंगे। वेदर पैटर्न चेंज, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसा अब आजकल फील कर रहे हैं। अभी अक्टूबर चल रहा है या नवंबर आने को है, लेकिन सर्दी की वो शिद्दत नहीं है, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है,
ठीक है, पसीने की स्मेल जो है वो थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाती है। रीजन क्या है कि वेदर पैटर्न जो है वो क्या हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो ये तमाम तर उसके बैड इफेक्ट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये एज इट इज, पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, अब चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चैप्टर है तो इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट से जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी वजह से जो हो रही है, मैंने आपको बोला कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपको एक बात पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना ग्रीन हाउस की एग्जाम्पल देता हूँ। उसकी एग्जांपल आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से देता हूँ। गाड़ी है आपके पास, आप गाड़ी धूप में खड़ी करके चले जाओ। अगर बाहर टेम्परेचर है ना फॉर एग्जांपल 36 डिग्री सेंटीग्रेड, अब गाड़ी खड़ी रही है 2 घंटे धूप में, गाड़ी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर यूवी रेडिएशन आ रही है जस्ट बिकॉज सॉरी जो हीट वेव्स हैं वो आ रही हैं, जो मतलब गर्मी है वो एंटर तो हो सकती है, पेनिट्रेट तो हो सकती है, बट मिरर वो जो शीशे लगे हुए हैं, जो ग्लासेस लगे हुए हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते, उसको बाहर एग्जॉस्ट नहीं होने देते, वो अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं, जिससे गाड़ी का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली होता ये है कि सनलाइट जो है ना या सूरज से जो रेडिएशंस आ रही हैं ये इस तरह से ओजोन को पास करती हुई जमीन तक पहुंचती हैं, लेकिन जब ये बैक जाती है ना तो ये एक लेयर जो मैंने ब्लू से बना रखी है, ये किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करती है, इन रेडिएशंस को बैक नहीं जाने देती बल्कि एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये एब्जॉर्ब होंगी, मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम जो है ना वो चाहते हैं। उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी इस तरह से उसका रेट जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि हीट आ तो रही है, हीट जा नहीं रही। बिल्कुल गाड़ी वाली एग्जांपल, गाड़ी में हीट आ तो जाती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की एग्जांपल किस तरह से ली गई थी कि आप एक शीशे का चैम्बर बनाए, उसके अंदर आप प्लांट्स रख दें, उसको आप जब क्या करते हैं, हीट देते हैं तो हीट उसके अंदर आ तो जाती है लेकिन उसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती, तो जिससे क्या होता है कि उसका एवरेज टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो हमारी जो लाइफ है, जो हम इस ग्लोब के ऊपर रह रहे हैं, इसको हम ग्लोबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक जो अर्थ है ग्लोब लाइक है, इसके ऊपर रह रहे हैं मेरा बेटा, और इसकी वजह से ग्लोबल पूरी दुनिया का टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से रेडिएशन बाहर नहीं जा रही, इधर ही आ रही हैं। अब इसके काजेज क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस है, ये जो लेयर बनती जा रही है, थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, मीथेन इसके अंदर और मैनी मोर गैसेज हैं जो कि रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही। तो टेम्परेचर अर्थ का डे बाय डे क्या हो रहा है, रेज कर रहा है। इसके काजेज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके काजेज हम खुद हैं। सबसे पहली बात जो है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल, असि खाने पकाने ने, असि गड्डियां चलानी है, असि मोटरसाइकिल चलानी है, ये काम हमने करने हैं। अब जब हम फोसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, पेट्रोल को बर्न करें, लकड़ियों को बर्न करें, आप जनाब जी गैस चलाएं, सुई गैस चलाएं, कुछ भी चलाएं, व्हाटएवर, जब भी आप बर्निंग का प्रोसेस करते हैं, आप कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब हम उसको बर्न करेंगे तो उससे दो चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब देखो जी, कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग का लुत्फो सी हीट भी जनाब प्रोड्यूस की जा रहे हैं। ठीक है। अब जब हीट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर पॉपुलेशन। हाँ जी, अब हमारी स्पीड देख लें पाकिस्तान की, 1 से 2 होने में कितनी देर लगती जा रही है। ठीक है, बहुत स्पीड के साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर इजाफा हो रहा है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत स्पीड के साथ इजाफा हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, जितने बंदे ज्यादा होंगे खुराक उतनी बनेगी, उतनी गाड़ियां चलेंगी, उतनी बाइक्स चलेंगी, उतने जनाब जी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ज्यादा होगी। जितनी बर्निंग ज्यादा होगी, मजे की बात यह है ना, सांस बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज करेगा। सो व्हाट विल हैपन, ग्लोबल वार्मिंग विल हैपन, ग्रीन हाउस विल इफेक्ट विल हैपन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है डिफॉरेस्टेशन। और लो जी, असि फिर सब तो मजे की गल है, हम क्या करते जा रहे हैं, जिन बंदों ने कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना था हम उनको ही जड़ से काटते जा रहे हैं। प्लांट्स को हम क्या करते जा रहे हैं, डे बाय डे काटते जा रहे हैं।
जब प्लांट्स को कट करेंगे कोयला बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, रोल्स रॉयस के अंदर लगाने के लिए, एयरप्लेन्स के अंदर लगाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम ही नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा जी, अब आता है कि इसके इफेक्ट क्या हैं। इसकी वजह से फ्लड्स आएंगे और रेज ऑफ सी लेवल आएगा। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेश वाटर है उसका जो 2% है, 97% तो अलग है ना चीज, उसका जो 2% है वो आइस की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब अगर वो 2% आइस घुल कर, पिघल कर, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ओशंस के अंदर आ जाए, जब वो ओशंस के अंदर आएगा तो सी लेवल राइज होगा, तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, गल्फ एरिया, पाकिस्तान में भी कराची जो है वो कहते नहीं समंदरी तूफान आ रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, समंदर के अंदर आते हैं, वो पिघलते हैं, एवेपोरेशन होती है, बादल ज्यादा बनते हैं, मानसून के बाद बारिशें ज्यादा होती हैं, बारिशें ज्यादा होती हैं, फ्लड आते हैं, फ्लड आने की वजह से समंदर के अंदर पानी जाता है, समंदर का लेवल राइज हो रहा है। अब पूरी दुनिया में यह सबसे बड़ा थ्रेट है। सारे कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोको जी, ईवी की तरफ दुनिया मूव कर रही है। जो मेरा पॉइंट है बड़ा मजे का, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अब इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि पेट्रोल जितना कम से कम जलेगा, डीजल जितना कम से कम जलेगा, उतना इंसानियत के लिए फ़ायदा है, उतना इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा है। आप यकीन करें कि अगर इस दुनिया से आज इंसान ख़त्म हो जाएं तो अगले आने वाले 50 सालों में हर जगह पर हरियाली ही हरियाली होगी। मौसम इतना साफ होगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, हर चीज़, एसिड रेन वगैरह कुछ नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगी, कोई कंटेमिनेशन नहीं होगी। एक दफ़ा दूसरे तमाम जानदारों को बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारे फसादात की जड़ सिर्फ एक है और वो है इंसान। हमें अपने आप पे गौर करना है, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर गौर करना, हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग या एयर पोल्यूशन जैसी चीज़ों को खुद को बचा सकें। हम खुद को बचाएंगे तो आने वाली नस्लें बचेंगी। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।